नोट कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑफिस इज एयर कंडीशनड फॉर 70 पीपल्स व्हेन द आउटसाइड एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 65% relative humidity. If air is circulated is 0.37 meter cube per person per minute of 20 degree Celsius dBT and 60% relative humidity. If air is conditioned initially by cooling and dehumidification of later by heating, then calculate the capacity of cooling coil and water vapor removed per hour. तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो जो भी हमको वैल्यूज़ दिया हुआ है वो यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं। तो दो कंडीशन हमें दिया हुआ है। पहला 70, एक ऑफिस है जिसमें कि 70 आदमी काम करते हैं, 70 पीपल्स, और बाहर से जो हवा जो आ रही है उसका हमको वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस में रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% रहता है, और एयर सप्लाई एक पर्सन के लिए 1 मिनट में इतना होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, कंडीशन 2 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से सेम हम वैल्यूज़ को वैसे ही देख लेते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना होगा, एंथैल्पी इतना होगा, है ना। ये दोनों पॉइंट्स हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंथैल्पी को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना होगा। तो ये वैल्यूज़ को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में हम ये चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। चार्ट प्रिपेयर करने के बाद में देखिए ये पॉइंट 3 जो है ये मैंने पहले भी बता चुका है कि इसको आपको हमेशा याद करके रखना है कि इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर 13 या 12 के आसपास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना और एंथैल्पी इतना रहेगा। ये पॉइंट 2 का भी कंडीशन हमें दिया हुआ है, इसमें कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और एंथैल्पी इतना दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड जो है ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इंटू क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन। तो 70 इंटू क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन आप करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है आपका 25.9 मीटर क्यूब पर मिनट आ जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम में आ जाएगा आंसर। तो 25.9 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का आपको एयर 1 मिनट में सप्लाई करना होगा 70 नंबर ऑफ पीपल्स की कंफर्टेबिलिटी से। अब ये वॉल्यूम को जब हमको अगर मास में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इस प्रकार से करेंगे, मास ऑफ सप्लाइड एयर इक्वल्स टू VA, मतलब कि ये VA है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर सप्लाइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमने यहाँ पर देख चुका है, तो इसको हम डिवाइड करने से ये वाला हमारे सामने में आंसर आता है। कैपेसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल स्पेसिफिक मास इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी हम करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू आएगा, देखिए है ना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू को देखिए किलो जूल पर मिनट में है, इसको हम 210 से करेंगे तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा। इतने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की हमें आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर। यहाँ पर हमें 2 ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड पर आवर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मास इंटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। किलो जूल पर मिनट या किलो जूल पर मिनट को अगर हमको आवर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमसे ये डिमांड किया गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव पर आवर हमें फाइंड आउट करना है, तो 60 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.37 किलोग्राम पर आवर के आसपास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दी है कि एक ऑफिस में 70 नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वहाँ की एयर की जो कंडीशन है वो पहले कुछ थी, उसको कन्वर्ट करना है हमें कंफर्टेबिलिटी फैक्टर में। तो हमें कितने टन का रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, वहाँ पर AC लगाना पड़ेगा, एयर कंडीशन 7.4 टन का रेफ्रिजरेशन लगाना पड़ेगा, और कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हमें रिमूव करना पड़ेगा हर एक घंटों में, तो 22.37 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर हमें रिमूव करना पड़ेगा हर एक घंटे में। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रीडिंग फ्रॉम ए स्लिंग साइक्रोमीटर आर एस फॉलोज। ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, बारोमेट्रिक रीडिंग दिया हुआ है। अब स्टीम टेबल के माध्यम से हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वेपर डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये देखते हैं गिवन डेटा जो है ये इस प्रकार से है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, और ये है आपका बारोमेट्रिक रीडिंग 740 mm ऑफ Hg।
तो यहाँ पर सबसे पहले ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ऐसे तो हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहाँ पर इस चीज़ को इन सब वैल्यूज़ को हम स्टीम टेबल के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर PV from steam table. We find that the saturation pressure corresponding to wet bulb temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में हम स्टीम टेबल देखते हैं। ये है हमारा स्टीम टेबल, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ये आपका स्टीम टेबल है RS कुर्मी का, इसको हम देख लेते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, तो 20 डिग्री सेल्सियस में 0.2337 के आसपास में आ रहा है। जो वैल्यू है 0.2337 के आसपास में आ रहा है प्रेशर की जो वैल्यू है, देखते हैं 0.2337 बार के आसपास में आ रहा है। तो बारोमेट्रिक प्रेशर जो है ये इतना दिया हुआ है, और बारोमेट्रिक प्रेशर का ये जो 133.3 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इससे जब हम 740 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, और यूनिट जो रहता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है, और 1 mm ऑफ Hg को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब कि हम इतने को हम mm ऑफ Hg भी हम लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर भी हम लिख सकते हैं। मतलब 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 133.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो मतलब कि 740 mm ऑफ Hg को हमने जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है तो इस कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करने के बाद में इतना बार प्रेशर जो है, इतना बार प्रेशर आया, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, देखिए ये एक बहुत ही एक डाल्टन्स लॉ का एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको कि PV से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर TD जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, TW जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, PB जो है ये बारोमेट्रिक प्रेशर है, और PW जो है ये आपका जो हमने निकाला है बारोमेट्रिक प्रेशर ऑब्टेन किया है वाला प्रेशर है। तो इस प्रकार से हम सारी वैल्यूज़ को देखिए यहाँ पर एक जगह पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो 0.1701 बार जो है इसको हम ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। तो 0.01701, तो इसको हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 0.01704। देखिए 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है बार जो है, प्रेशर बार जो है ये 0.01704 जो है 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर लिखने के बाद में कि इतना वैल्यू को जब हमने स्टीम टेबल पर ट्रेस आउट किया तो हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में मिल गया। तो इस प्रकार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी निकालने का देखिए ये फॉर्मूला है। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस जो है ये अगर आपके पास में अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल के माध्यम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए स्टीम टेबल से सैचुरेशन वेपर प्रेशर 30 डिग्री सेल्सियस आपने देखा। तो ये देखिए 30 डिग्री सेल्सियस में आपका जो वेपर प्रेशर है 0.04242 आ रहा है। तो ये देखिए 0.04242 बार आ रहा है। अब इसी को हम हमारा जो वैल्यू था 15 डिग्री सेल्सियस में DPT का, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का DPT का, उसके साथ में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, PV/PS इक्वल्स टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसका एक ये फॉर्मूला है, ये भी डाल्टन्स लॉ का ही है, पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई एटमॉस्फेयर प्रेशर PB है, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एयर PV है। तो और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, W से डिनोट कर रहे हैं। तो ये 6.22 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें हम सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे। तो इतना किलोग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर यहाँ पर हमारे सामने में आ जाएगा वैल्यू कि कितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है। ये ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर है, पर अगर इसे हम किलोग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1000 से डिवाइड हो जाएगी। अगला वैल्यू है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सेचुरेटेड एयर। तो
डिग्री ऑफ सेचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कि वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें कि 0.622 एक कांस्टेंट है। पीएस जो यहाँ पर हमने निकाला था, ये देखिए 0.422, ये पीएस की वैल्यू, ठीक है ना, 30 डिग्री सेल्सियस से जो हमने निकाला था। पीएस और पीबी जो है ये भी हमने निकाला था 0.98642 जो अवेलेबल है वैल्यू। इसको हम ये वाला फॉर्मूले से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी मिलेगा इतना कि किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, जिसको कि हम डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट डिग्री ऑफ सेचुरेशन म्यू इक्वल्स टू W/WS। तो इतना करने से 39.1% के आसपास में डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ रहा है। पांचवा है वेपर डेंसिटी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो वेपर डेंसिटी को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले में जब हम पूरे वैल्यूज़ को जब पुट डाउन करेंगे, आर ए जो है ये कांस्टेंट है जिसे कि हम एक कांस्टेंट कहते हैं 287 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 287 के साथ में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, और टी डी जो है ये टोटल टेम्परेचर है जो कि केल्विन में हमें लेना है। तो 273 केल्विन से हम प्लस करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस को, जो कि हमें गिवन है। तो इस प्रकार से ये पूरे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये जो बार है इसे हम न्यूटन मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर में जब हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10⁵ से। तो देखिए यहाँ पर हमने 10⁵ से हमने इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है। तो ये जो है सिंपल मेथड से हम सारे वैल्यूज़ को हम साइक्रोमेट्री चार्ट से भी बना सकते हैं, पर अगर हम स्टीम टेबल के माध्यम से अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं ये फॉर्मूले के माध्यम से। पर ये फॉर्मूले तो आप याद रखिएगा, पर मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग साइक्रोमेट्री चार्ट के माध्यम से ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेपर डेंसिटी भी आ गया है, ये आ गया वेपर डेंसिटी। अब निकालेंगे हम एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकालेंगे। तो फ्रॉम स्टीम टेबल वी फाइंड दैट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस इज इतना HFG। तो 15 डिग्री सेल्सियस में जब हम देखते हैं इसको HFG, हाँ ये HFG इवोपरेशन मतलब कि एंथैल्पी एट फ्लूइड एंड गैस। तो 15 डिग्री सेल्सियस में 2466.1 आ रहा है HFG का वैल्यू। तो ये है 2466.1 किलो जूल पर केजी आ रहा है। तो एंथैल्पी निकालने के लिए देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। थ्योरी का जो हमने लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ये वैल्यूज़ को, ये इक्वेशन को। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसको आप थोड़ा केयरफुली देख लीजिएगा, तो हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इन सब वैल्यूज़ को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कूलिंग एप्लीकेशन मॉइस्ट एयर एंटर्स a refrigeration coil at the rate of 100 kg of dry air per minute at 35 degree Celsius and 50% relative humidity. The apparatus dew point of coil is 5 degree and bypass factor is 0.15. Determine the outlet state of moist air and cooling capacity of coil in ton of refrigeration. तो यहाँ पर ADP आपको देखने को मिल रहा है। ADP क्या है? एपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और BPF देखने को मिल रहा है बाईपास फैक्टर। तो ADP क्या दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुका है कि एपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई एक ग्लास है, उस ग्लास में अगर आपने कुछ आइस क्यूब्स रख दिए हैं तो उस आइस क्यूब को कुछ समय के बाद में आप देखेंगे, अगर एनवायरनमेंट में अगर एक्सपोज कर दिए हैं उस ग्लास को, तो आप देखेंगे कि वो जो है कुछ समय के बाद में जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर अवेलेबल रहते हैं वो उस ग्लास के सराउंडिंग में सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो एक ऐसा तापमान जिसमें कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो एक ऐसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर को हम ADP कहते हैं। बाईपास फैक्टर क्या होता है कि जो एक हीटिंग कॉइल या कूलिंग कॉइल होता है उससे हम एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कुछ एयर जो रहते हैं वो उस हीटिंग कॉइल से इंट्रोड्यूस होकर के उनके कांटेक्ट में तो आते हैं, उनके फिजिकल कांटेक्ट में तो आते हैं, पर कुछ एयर जो हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर जो हैं वो बाईपास होकर के निकल जाते हैं, मतलब कि बिना कांटेक्ट में आए ही वो रिलीज हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं उस कंटेनर से, उस फर्नेस से। तो कितनी मात्रा में बाईपास फैक्टर, मतलब कि 0.15
जो है कंटेंट जो है, मतलब कि 15% का जो कंटेंट है एयर का, वो क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है। मतलब कि उसका टेम्परेचर हमने चेंज नहीं कर पाया, हीटिंग या कूलिंग कॉइल या कूलिंग प्लेट, कूलिंग सरफेस से वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया है और वो बाहर की ओर एग्जिट हो गया है। बल्कि जो 0.85 या 85% का जो है एयर जो है वो फुली तरीके से इंट्रोड्यूस होते हुए अपने टेम्परेचर को चेंज करते हुए बाहर की ओर एग्जिट हुआ है। तो आउटलेट स्टेट ऑफ मॉइस्ट एयर, तो यहाँ पर देखिए ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। लेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इनिशियल condition of air, that is 35 degree Celsius dry bulb temperature and 50% relative humidity of psychrometric chart at point 1 as shown in figure. From the psychrometric chart we find that the dew point temperature of entering air at point 1. तो पहले पॉइंट पर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से हमने यहाँ पर ये पॉइंट को पहले तो ऑब्टेन कर लिया है 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एंटरिंग एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप लोग को पहले भी हमने बता चुका है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वलेंट होता है। तो इसे भी हम देख लेंगे, इसको हम कैसे निकाले हैं, है ना। सिंस द कॉइल और apparatus dew point temperature is less than the dew point temperature of entering air, therefore it is a process of cooling and dehumidification. We know that bypass factor का देखिए फॉर्मूला होता है BPF इक्वल्स टू TD2 माइनस TD4 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD4। तो यहाँ पर देखिए TD2 माइनस ADP डिवाइडेड बाई TD1 माइनस ADP, ये करेंगे तो TD4 को यहाँ पर ADP कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला है। TD2 हमें पता नहीं है, ADP यहाँ पर 5 है ना, TD1 यहाँ पर 35 है और ADP यहाँ पर 5 है। तो ये करने से हमें TD2 की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि 9.5 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके माध्यम से हम सारे के सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे और इसमें हम कैसे कैसे हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है, ये इस प्रकार से नोट्स जो हमने आपको शेयर किया है उस नोट से आप इस पेज में जा करके सारी चीज़ों को स्टेप वाइज आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी आपने देखा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपने देखा, है ना, अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस प्रकार से देखिए सारी चीज़ों को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी corresponding to a dry bulb temperature of इतना at line 1 to 4 is relative humidity 99%. Cooling capacity of the coil resulting cooling capacity is 0.2 on the line joining point 1 and 4 as shown in figure. The line 1 to represent the cooling coil and dehumidification process which may be assumed to have followed the path 1 say A, that is dehumidification, and A say 2, that is cooling. Now from psychrometric chart we find that enthalpy of entering air at point 1. तो enthalpy जो है यहाँ पर 81 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ रहा है एंड एंथैल्पी ऑफ एयर पॉइंट 2 जो है वो 28 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ रहा है। ये सारी वैल्यूज़ को भी हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम ट्रेस आउट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फॉर्मूले के माध्यम से हमारा ये निकल रहा है कि इतने मास ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ एयर जो है इसे हमको कूल करने के लिए हमें इतना टन ऑफ रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है। ये दरअसल क्वेश्चन को है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है इस क्वेश्चन को। तो अगर हम इसका साइक्रोमेट्रिक चार्ट से अगर हम वैल्यूज़ को अगर फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो देखिए सबसे पहले तो 35 डिग्री सेल्सियस दिया था आप लोगों को और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से आप सीधा चले जाइए, यहाँ से आपको एंथैल्पी मिल रहा है तकरीबन 80 के आसपास में मिल रहा है एंथैल्पी। और देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए 26 के आसपास में आ रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो 26 से हम 1-2 डिग्री सेल्सियस को कम करके हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये देखिए ये है 35, ठीक है 24 ही आ रहा है, ये देखिए 30 और 26 आ रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को आप 26 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर बाकी जो है टेम्परेचर्स जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस भी आपको दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ को 50% ऑफ ह्यूमिडिटी को कंसिडर करते हुए। और यहाँ पर देखिए एंथैल्पी जो था आपका 35 और 50 में आपका जो एंथैल्पी था ये देखिए 35 से हम स्ट्रेट जाते हैं,
50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, तो आपका एंथैल्पी आ रहा है 81 किलो जूल पर केजी के आसपास में। और दूसरे पॉइंट पर जो एंथैल्पी है वो आ रहा है 28 के आसपास में, जब हम 15 डिग्री सेल्सियस जो कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था आपका, 15 डिग्री सेल्सियस जो कि हमने ऑब्टेन किया था, और 50 में जब जा रहे हैं हम 50% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर आपका जो एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो 28 किलो जूल पर किलोग्राम में आ रहा है। इस वैल्यूज को हम देख लेते हैं। देखिए ये देखिए पहले का जो एंथैल्पी था वो 81 किलो जूल पर केजी आ रहा है, और दूसरे कंडीशन का देख लिए यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है दूसरे कंडीशन के लिए 28 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ रहा है। तो ये हो गया है यहाँ पर अब हम देखते हैं सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी के माध्यम से ये टन ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे सामने में आ गया। ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने पहले भी बहुत से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एयर एट 25 ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ इतना 0.01 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। फाइंड आउट करना पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो गिवन डेटा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विद द हेल्प ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो आइए देखते हैं इसमें हमको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से हमें क्या क्या हमें हेल्प मिल सकता है। यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.01 दिया हुआ है, मतलब कि 0.10। तो 25 से हम स्ट्रेट जाएंगे 0.10, मतलब कि ये वाला लाइन 0.010 है ना, 0.010 किलोग्राम पर केजी और ड्राई एयर है। तो ये वाला है 25 का पॉइंट। तो यहाँ से हमें पार्शियल प्रेशर हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो हम 25 से अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर देखेंगे तो 18 के आसपास आ रहा है। देखिए 15, 16, 17, 18 के आसपास आ रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अगर हमें पार्शियल प्रेशर अगर पूछा गया है तो अगेन हम ये पार्शियल प्रेशर वाले ग्राफ की ओर चलेंगे। ये पार्शियल प्रेशर वाला ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, ये पार्शियल प्रेशर वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर 25 और 18 पर हम ट्रेस करते हैं। 25 हम ऊपर की ओर गए, और ये है 18, मतलब 20, 19, 18, ये है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जब हम रिलेटिव पार्शियल प्रेशर को जब हम देखने को जाएंगे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आ रहा है 11.8 के आसपास में आएगा, या 12 mm ऑफ Hg आएगा, जिसे कि हम पार्शियल प्रेशर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो ये mm इन Hg करके लिख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से ये इस टेबल से भी लिख सकते हैं, जो कि देखिए 25 में जो पार्शियल प्रेशर है वो ये आ रहा है, तो 0.31 ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो 25 और 50 में देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, ये देखिए ये 50 की लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो 50.6 या 50.5% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले सकते हैं। यहाँ से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको कि हम वेट बल्ब टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये 18 है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस कम करके हम 14 या 15 भी ले सकते हैं। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अगर हम 14 ले लेते हैं मान लीजिए, तो 14 लेने से 14 पॉइंट पर जब जाएंगे तो देखिए ये आ रहा है प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 0.015 है ना, तो 0.016 के आसपास भी हम पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं। तो आइए हम वैल्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 25 ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 0.10 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में पार्शियल प्रेशर देखिए 15 dBT पर, 15 dBT पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे स्टीम टेबल से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ है ना। PV इक्वल्स टू 0.016 बार, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 50.6 और परसेंटेज मिला है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 14.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हमें मिला है। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर and water vapor and 736 mm of Hg and 21 degree Celsius. The dew point temperature of mixture is 15 degree Celsius. Determine the following using steam tables. पहला पॉइंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दूसरा पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, चौथा है एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, पांचवा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर।
तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन पर देखते हैं, गिवन पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके आधार से हम बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ट्रेस आउट करेंगे। आइए देखते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 21, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ है 15। तो यहाँ से हम 21 पर जाएंगे और यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे, क्योंकि ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसे कि हम सेचुरेशन या वाइट बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आकर के रुक जाएंगे। इस पॉइंट पर पार्शियल प्रेशर भी हमें निकालना है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमें निकालना है। तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं 21 से 15 के आसपास में, ये 50 और 60 के आसपास में आ रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है 50, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 दिया हुआ है उसको हम 1-2 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा लेंगे। तो 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद में ये मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं टेम्परेचर को, आप 17 या 18 ले लीजिए आप, है ना। 15 + 3 कर लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हम वाइट बल्ब टेम्परेचर लेंगे। तो ये वाली लाइन से हम इंटरसेक्ट होंगे इस पॉइंट पर 21 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन जो है देख सकते हैं 60 और 70 के बीच में है। तो यहाँ पर 60 और 70 के बीच में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है, इसको 68.53 या 69 के आसपास में कंसिडर कर सकते हैं। 70 से थोड़ा सा कम, क्योंकि वैल्यू जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड में है। इसी पॉइंट से जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर देखेंगे, तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें दिख रहा है 17.8 या 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में दिख रहा है। इसी पॉइंट से जब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के लिए जब जाएंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.011 के आसपास में आ रहा है किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। एंथैल्पी अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये 21 है और ये 81 है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर यहाँ से अगर हम स्ट्रेट निकालेंगे तो ये 48.9 या 49 या 50 के आसपास में आ रहा है किलो जूल पर केजी। 48.9 या 49 भी आप लिख सकते हैं किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पर केजी और ड्राई एयर कितना आ रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब कि इस पॉइंट पर स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.85 मीटर क्यूब पर केजी से थोड़ा सा कम हमें दिख रहा है। तो इसे हम 84 भी लिख सकते हैं, 0.84 मीटर क्यूब पर केजी के आसपास में हम इसे लिख सकते हैं। और पार्शियल प्रेशर की जो बात हुई थी उसे हम देख लेते हैं। आइए, ये पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो डीबीटी जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो है 21 से हम ऊपर उठेंगे 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हम जाएंगे, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 था और ये 18 था। तो ये हो गया 20, 19, 18 से हम नीचे इस पॉइंट पर आए हैं। इस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट अगर देखेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है वो करीब करीब 12 से 13 के बीच में आ रहा है। तो 13 भी लिख सकते हैं, 12.78 भी पार्शियल प्रेशर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। स्ट्रेट जाएंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पॉइंटर को थोड़ा केयरफुली देखेंगे और ये सब जो चार्ट है इससे आप खुद भी ये सारे वैल्यूज़ को आप वेरीफाई करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे कि ये सारे वैल्यूज़ सही हैं कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, 2-3 पॉइंट्स के ऊपर नीचे वैल्यूज़ अलाउएबल हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये नोट्स में देख लेते हैं सारे वैल्यूज। देखिए पार्शियल प्रेशर 12.78 या 13 आप लिख सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 68.53 आ रहा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी 0.11 या 0.011 या 0.010 के आसपास में आप लिख सकते हैं किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। चौथा था एंथैल्पी जो कि हमारा 49 या 48.97 भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि हमारा 84 या 87 आप लिख सकते हैं। 84 या 85 करेक्ट है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 84 के आसपास में आना चाहिए। 0.84 मीटर क्यूब केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर ये आएगा आंसर। अब आते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो ये है द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एयर आर 35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ 0.005 kg per kg of moisture
is removed, the temperature becomes 25 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डिटरमाइन। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यूज़ है, गिवन वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड ये भी दिया हुआ है, कितना रिमूव हो रहा है, रेड्यूस्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें दिया हुआ है कि जो फाइनल रहेगा उससे 0 पॉइंट इतने को हम रिमूव करेंगे। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 22.5, इसको हमने वैल्यू को ट्रेस किया है, तो 0.005 हम माइनस करें तो ये आया। तो जो W2 जो रहेगा वो ये रहेगा। देखिए इसी के माध्यम से ये सॉल्व हुआ है, सामने में देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, ये सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। W2 यहाँ पर आ गया है किलोग्राम पर केजी में या ग्राम पर केजी में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर भी हमें यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे ग्राफ में सेंसिबल हीट फैक्टर भी दिया हुआ है, या इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 22.5, ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ट्रेस आउट कर लेते हैं। बाईपास फैक्टर को हमको फॉर्मूले के माध्यम से निकालना है, अपरटस ड्यू पॉइंट 19 के आसपास आ रहा है। तो देख लेते हैं जो जो वैल्यूज़ हमको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से मिल सकता है, उन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, कैलकुलेशन के तरीके से। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% के आसपास में है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, ये आया 60, ठीक है, 35 ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से अगर आप एंथैल्पी अगर देखेंगे तो एंथैल्पी करीब करीब तकरीबन इस पॉइंट से यह आ रहा है 90 के आसपास में, या 90 किलो जूल पर केजी ले सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ रहा है 0.022 के आसपास में आ रहा है, 22.5 के आसपास में आ रहा है, या 0.22 भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा जो है 22.5 के आसपास में आ रहा है, 0.225। अब इसमें जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 0.005 ग्राम से हमें माइनस करना है, तो उसके बाद में जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आ रहा है 17.5 ग्राम पर केजी। तो हम फिर से वैल्यू को ट्रेस करेंगे। दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है, जो रेड्यूस ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस प्रकार से जब हम वैल्यूज़ को जब हम फिर से रीचेक करेंगे तो ये 25 में हम जाएंगे, और यहाँ से हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ये 17.5 के आसपास में जाएंगे। तो यहाँ से 25 और 17.5, ये देखिए इस पॉइंट पर आ रहे हैं हम। ये देखिए 0.017 को हम जब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा एंथैल्पी का भी वैल्यूज़ करीब करीब 68 के आसपास में आ रहा है, और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी करीब 80% के आसपास में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सारे वैल्यूज़ को फिर से हम एक जगह पर नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए हमारा एंथैल्पी 68 आया था और पहले का हमारा 90 आया था, और ये देखिए हमने जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिया था 17.5 ग्राम, और दूसरे का हमने लिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसी के आधार से आया है। अब ये सारे वैल्यूज़ को आप देखिए, सेंसिबल हीट फैक्टर एक यहाँ पर भी दिया हुआ होता है, ये देखिए सेंसिबल हीट फैक्टर, ये सेंसिबल हीट फैक्टर यहाँ पर भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से भी आप स्ट्रेट अप ट्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेट अप ट्रेस कर सकते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर, या नहीं तो फिर आप फॉर्मूले के माध्यम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट आप सभी लोगों को पता है, एंथैल्पी जो होता है ये टोटल हीट हम कहते हैं एंथैल्पी को, और लेटेंट हीट जो रहता है जो फेस चेंज करने के काम आता है। मतलब जब भी हम किसी भी वस्तु को जब हम हीट करते हैं तो जब वो एक फेस से दूसरे फेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये लेटेंट हीट यहाँ पर देख सकते हैं
कि इस प्रकार से ये फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर का भी ये फॉर्मूला है, सेंसिबल हीट बाई टोटल हीट। लेटेंट हीट फैक्टर का फॉर्मूला ये है, लेटेंट हीट बाई टोटल हीट। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से ये दोनों वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। पर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। बाईपास फैक्टर जो है ये देखिए, ये TD2 माइनस TADP, मतलब कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, TD2 सेकंड वाला, ये पहला वाला ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये ADP जो है ये अपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो ये इन सारे वैल्यूज़ को, अपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये देखिए 19 दिया हुआ है, तो ये सारे टेम्परेचर को जब हम माइनस करेंगे तो ये करीब करीब 0.375 के आसपास में ये बाईपास फैक्टर आएगा। मतलब कि अगर हम 100 किलोग्राम ऑफ एयर अगर हम भेज रहे हैं तो उसमें से 37.5 किलोग्राम एयर जो है वो बाईपास, मतलब कि बिना कूलिंग कॉइल या बिना सरफेस प्लेट के में वो इंट्रोड्यूस हुए ही वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जा रहा है। 37.5 परसेंटेज ऑफ एयर, मतलब कि ये एक अनुपात है कि इतना अनुपात बच रहा है। जैसे कि हम ये बाईपास फैक्टर है, पर जो कितना एयर जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में आ पा रहा है कूलिंग कॉइल या हॉट कॉइल में, तो उसे हम 0.375 माइनस 1 हम करेंगे। तो इससे जो आंसर है हमारा वो आएगा 62.5 के आसपास में हमारा आंसर आएगा। उतना 62.5 परसेंटेज जो एयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा कूलिंग कॉइल या कूलिंग प्लेट के साथ में, या हीटिंग कॉइल या हीटिंग प्लेट के साथ में। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व हो पा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये सारे वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये बाईपास फैक्टर, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को होप सो की समझ में आ गई होंगी। हीट रिजेक्शन और सेंसिबल हीट, तो सी जो था ये हीट रिजेक्शन था। हीट रिजेक्शन को निकालने के लिए देखिए एंथैल्पी 1 और एंथैल्पी 2, ये जो दोनों जो वैल्यूज़ थी, ये देखिए एंथैल्पी 1 और एंथैल्पी 2 को जो हमने वो माइनस किया है, तो इसी के माध्यम से ये हमारा हीट रिजेक्शन का भी वैल्यू हमारे सामने में आया है। तो इस तरीके से हीट रिजेक्शन का भी वैल्यू हम दिखा सकते हैं। ये हीट रिजेक्शन का वैल्यू है, ये हीट रिजेक्शन का वैल्यू है, पर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बाईपास फैक्टर। तो इस प्रकार से हैं ये वैल्यूज। सेंसिबल हीट फैक्टर भी, ये भी आप लोगों को या तो आप एंथैल्पी के माध्यम से यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप फॉर्मूले के माध्यम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंसिबल हीट एक बहुत ही कॉमन टाइप का हीट होता है। जैसे कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस जो ये नॉर्मल जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं या सेंसिबल कूलिंग कहते हैं, जिसमें कि हम नॉर्मली टेम्परेचर हम 1-2 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं या नहीं तो फिर हम कूल करते हैं, उसे हम सेंसिबल हीटिंग कहते हैं या कूलिंग कहते हैं। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है कि फेस चेंज होता है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट हम कहते हैं। और ये जो है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को मिला करके क्या बनता है, टोटल हीट बनता है, जिसे कि हम एंथैल्पी भी कहते हैं। और एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर होता है। ये देखिए किलोजूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।